नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और सफलता चाहते हैं, अधिक से अधिक अंक चाहते हैं, तो सीटेट की सफलता का अजय मंत्र जो आज हम लेकर आए हैं, पैडालॉजी हल करने की ट्रिक, कैसे पाएं 135 प्लस अंक, देखें 100% सही हल करने का मूल मंत्र। सीडीपी पैडालॉजी स्पेशल ये क्लास है। चूँकि हम अभी बोर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं, कोई बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से, तो आइए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं कि आपको प्रश्न पत्र हल कैसे करना है। सीटेट की तैयारी है तो महत्वपूर्ण, अगर आप सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हो तो शायद हमारे द्वारा कहीं कहीं आगे की बातें आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बात आप गांठ में बांध लो कि बालक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बालक कभी गलत नहीं होगा, बालक हमेशा सही होगा। और गलत क्या हो सकता है? आपकी शिक्षा व्यवस्था गलत हो सकती है, आपका शैक्षिक प्रबंधन गलत हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका गलत है। ये आपके तथ्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि बालक कभी गलत नहीं होगा। सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। सबसे पहला है सकारात्मक तथ्य और नकारात्मक तथ्य। इनमें हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो नकारात्मक तथ्य जहाँ याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। क्यों नहीं ले जाना है? क्योंकि रटने से क्या होता है कि जैसे मैंने कोई तथ्य रट लिया है, अगर उसके संकल्पनाबद्ध यानी उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई मिला जुला दूसरा शब्द आता है, दूसरा पद आता है, तो हम उसे गलत कर देंगे। इसलिए रटना नहीं है, कंठस्थ करना, याद करना। ठीक है, ये नकारात्मक बिंदु हैं। याद करना, रटना, कंठस्थ करना। रटी हुई बातों को कहना रट सकता है, गलत है। रटने की बात ही गलत है। कहीं पर भी रटना, कंठस्थ करना, याद करना, इस तरीके के तथ्य सदैव गलत होंगे। इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, अगर किसी विकल्प में विद्यार्थी को, बालक को दंड देने की बात की जा रही हो तो वो विकल्प गलत होगा, उस ओर आपको ध्यान नहीं देना है। इस विकल्प का आपको समर्थन नहीं करना है। तीसरा तथ्य है जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उसके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये नहीं करना है। जी हाँ, देखिए 2 कंडीशन होती हैं। एक तो अगर आप ईवीएस के पोर्शन को हल कर रहे हैं और वहाँ पर किसी संकल्पना को समझाने के लिए प्रश्न है, तो ऐसे स्थिति में समूह में बांटकर बालकों को कोई बड़ा तथ्य या कोई संकल्पना है उसे सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं बड़ी बात को। लेकिन जहाँ अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर बांटने की बात हो रही, योग्यता के आधार पर बांटने का तात्पर्य है कि कंपटीशन कराना, और बालकों में कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं कराना है, योग्यता के आधार पर ग्रुप नहीं बनाना है, ये बातें बिल्कुल गलत होंगी। तो आपको ये करना नहीं है। जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों समान हैं एक शिक्षक की नज़र में। जी हाँ, देखिए जेंडर रूढ़बद्धता, जेंडर क्या है, लिंग क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो जहाँ लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, अध्यापक क्षेत्र में, हर जगह कोई भी विभाग हो, लड़कियां लड़कों से बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और समानता का व्यवहार यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम निम्नतम बताया जा रहा हो, वहाँ लड़कियों लड़कों से तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। यह विकल्प जेंडर और रूढ़बद्धता दर्शा रहा है। लड़की व लड़का दोनों समान हैं। जैसे प्रश्न इस टाइप के आते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाने के लिए होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न और शीटेट में आया है कि लड़कों को
लड़की मतलब घर के काम में मदद करनी चाहिए। जी हाँ, देखो लड़कों का काम क्या है, बाहर का काम करना, लेकिन उन्हें घर में मदद करनी चाहिए। और जहाँ पे चाहिए शब्द दिया होता है वह एकदम स्पेशली सही पॉइंट होता है, लेकिन देखना होता है कि किस सहज मतलब किस स्थिति में शब्द बोला गया है, किस स्थिति में वाक्य बोला गया है। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो आप मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण मतलब छोटी विचारधारा है, इस ओर आपको नहीं जाना है। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे पास बहुत टैग वर्ड हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी कवर किए दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे होंगे। तो किताबी ज्ञान पे नहीं जाना है, ठीक है। अध्यापक सुविधादाता के रूप में है, लेकिन सुविधा वही दे सकता है जिसके पास ज्ञान होगा, सुविधाएं होंगी, वही सुविधा दे सकता है। अर्थात सिलेबस को पूरा करवाने किताबी ज्ञान पर जो विकल्प होंगे वो आपके सदैव गलत जाएंगे, मतलब नकारात्मक होंगे। जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन स्थापित करने की बात की जा रही हो, वह उस विकल्प की ओर नहीं जाना है। मतलब विद्यार्थी से अनुशासन स्थापित, देखिए जिन विकल्पों में अनुशासन शब्द दिया रहा होता है वो गलत होता है। चूँकि हम देखते हैं कि विद्यालय में या कक्षाई वातावरण में बालक जहाँ पर पढ़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि अगर शिक्षण अच्छा है, अगर शिक्षण मतलब प्रक्रिया अच्छी चल रही है, तो अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाता है। बार बार टोकना नहीं पड़ता है कि इधर देखो, शांत बैठ जाओ। बार बार अगर अनुशासन स्थापित किया जा रहा है, ऐसे विकल्प भी गलत होंगे। जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। व्याख्यान विधि की बात मतलब अध्यापक व्याख्यान देता चला जा रहा है, लेक्चर। देखिए ये व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए होती है, लेकिन क्या है कि व्याख्यान विधि में अगर व्याख्यान हो रहा है, अन्वय विधि, खंडान्वय, दंडान्वय विधि जो हिंदी और संस्कृत में आपको पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पे व्याख्यान होगा। लेकिन व्याख्यान किस तरीके का होगा, खंड खंड करके अर्थ समझाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं किसी संकल्पना पर व्याख्यान दिया जा रहा है और छात्र श्रोता बन के सुन रहे हैं, तो वो पॉइंट गलत होगा, ठीक है। छात्र सक्रिय होंगे, अगर सक्रिय होंगे तो प्रश्न पूछेंगे भी, श्रोता बन के व्याख्यान नहीं सुनना है। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। मैंने पहले ही बताया है कि बालक दोषी है ही नहीं, व्यवस्था फेल है। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने की या केवल परीक्षा पास कराने की बात की जा रही हो, तो आपको उस विकल्प से सहमत नहीं होना है, मतलब ये गलत है, ठीक है। अब हम 10वें तथ्य की ओर जा रहे हैं। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं होता, बालक कभी फेल नहीं हो सकता। शिक्षा पद्धति में दोष है। अगर बालक अनुत्तीर्ण हो रहा है तो अध्यापक ने उसे सही नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था फेल है, विद्यालय प्रशासन फेल है, सब कुछ फेल है, लेकिन बालक फेल नहीं हो सकता। जी हाँ, अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक तथ्यों की। सकारात्मक का मतलब है प्लस पॉइंट जो आपके उत्तर होंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, जब विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों, वह विकल्प आपका नितार्थ हमेशा सही होगा। जहाँ बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, बहुभाषिकता से आशय है बहुत सी भाषाएं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे बहुभाषिकता के अंतर्गत आते हैं, और ये एक अध्यापक के लिए चुनौती होती है, लेकिन अध्यापक इसे संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, वह विकल्प आपका सदैव सही होगा। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो, बालक को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जा रहा हो, वह विकल्प सही होगा। जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, वह विकल्प सही होगा। जहां कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो, वहां भी पॉइंट आपका सही जाएगा। जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित करने की बात की जा रही हो, वह भी सकारात्मक तथ्य होगा। सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है। विशेष कुछ बातें और हम आपसे शेयर किए दे रहे हैं कि कुछ शब्द भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित है एवं हतोत्साहित है। अब यहाँ पे हम अगर आपको ये कह दें कि प्रोत्साहित करना सही ही होगा या हतोत्साहित करना गलत ही होगा, ये बेईमानी होगी, क्योंकि प्रश्न की कंडीशन बताती है कि प्रश्न किस ओर इशारा कर रहा है। यदि कह रहा है बालक को सीखने के अवसर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। बालक को
सीखने के अवसर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखो प्रोत्साहित पे यहाँ पे गलत हो रहा है। हतोत्साहित का मतलब होता है उत्साहित नहीं करना चाहिए। गलत काम के लिए हतोत्साहित नहीं मतलब किया जा रहा है तो सही है, सही काम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो सही है। अगर गलत काम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो गलत है। अगर सही काम के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है तो गलत है। प्रोत्साहित और हतोत्साहित प्रश्न के अकॉर्डिंग सही या गलत हो सकते हैं। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित नकारात्मक शब्द है। वश आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे या तो ये सही चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज को हतोत्साहित किया जा रहा होगा तो ये सकारात्मक होंगे। गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा होगा, किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और भी कई शब्द देखने को मिलेंगे जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में होता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है। ठीक है, फिर भी परिस्थिति का प्रयोग किस ध्येय में हो रहा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ऊपर बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की। पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें यह पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले कि पूछा क्या है, ऑप्शंस पूरे पढ़ें क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही में आपकी सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस। ऊपर लिखी सारी बातों का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास घूमेगा। अब आइए कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं कि विद्यार्थी की सफलता किसकी असफलता मानी जाती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बालक कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, फेल क्या होता है, फेल होती है आपकी व्यवस्था, कि मतलब आपने सही से पढ़ाया नहीं है। विद्यार्थी की असफलता किसकी असफलता मानी जाती है, तो देखिए विद्यार्थी की असफलता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हमने पहले वीडियो में बताया था कि वृक्ष और शाखा का नियम। ठीक है, वृक्ष और शाखा का नियम कहता है कि सारी चीज़ें एक में समाहित हो जाती हैं, वह वृक्ष और शाखा का नियम कहलाता है। तो देखते हैं कि विद्यार्थी की असफलता मानी जाएगी। देखिए विद्यार्थी की असफलता, विद्यार्थी की तो असफलता है नहीं भैया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विद्यार्थी कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बालक कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये तो विकल्प छोड़ ही दीजिए। अब देखते हैं शिक्षक, विद्यालय, व्यवस्था। तो देखिए शिक्षक और विद्यालय ये व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अगर विद्यार्थी असफल हो रहा है तो आपकी व्यवस्था फेल है। जी हाँ, आपका उत्तर होगा एक, क्योंकि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कठोर शब्द, बालक के लिए कठोरता जैसे शब्द लाना ही नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा, जब पढ़ाओगे ही नहीं, रोज परीक्षा लेते रहोगे फिर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अनुभवों को उपलब्ध कराना, और ये विविध शब्द एक सकारात्मक तथ्य होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में क्या सही है, तो वातावरण ही केवल, देखिए कहीं पर अगर ही शब्द दिया है ना तो ये हमेशा गलत होगा, केवल शब्द हमेशा गलत होगा। ठीक है, अभी हमने प्रश्न पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ ट्रिक देखे हैं कि विकास के कुछ पक्ष वातावरण कुछ वंशानुक्रम से आते हैं, तो वातावरण वंशानुक्रम प्रभाव पूरी तरह अनिश्चित है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा गलत लग रहा है, पूरी तरह निश्चित नहीं है, कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं वंशानुक्रम की। जैसे माँ बाप की अगर लंबाई अच्छी है तो अधिकांशतर संतानें लंबी होती हैं, और यहाँ पे अनिश्चितता की बात कर रहा है जो कि गलत बोल रहा है। एक बार फिर से हम प्रश्न पर नज़र डालते हैं, अनिश्चितता, ठीक है, केवल ही और केवल। ठीक है, तो इन तथ्यों से हमें लगा कि उत्तर नहीं हो सकता है, हमने अभी प्रश्न नहीं पढ़ा है। तो विकास के कुछ पक्ष वातावरण वंशानुक्रम के आते हैं। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं, उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे वंशानुक्रम वातावरण के बारे में क्या सही है, तो वातावरण ही केवल विकास को प्रभावित करता, गलत है। केवल वंशानुक्रम ही विकास का निर्धारित करता, ये ही गलत है। वातावरण वंशानुक्रम प्रभाव पूरी तरह निश्चित होता, गलत है। निश्चित होता है
लिंग एक कैसी सत्ता मानी जाती है? लिंग क्या है? लिंग एक, देखिए आप समाज में रहते हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, किस तरीके से पहचान होती है, तो लिंग एक जैविक, सामाजिक, वास्तविक, वैज्ञानिक न होकर, ठीक है, लिंग एक सामाजिक संरचना होती है। कई कई पुस्तकों में आपको जैविक लिखा मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है। लिंग एक सामाजिक संरचना है। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो देखिए, खेलकूद से बालकों में क्या होगा कि परस्पर सम्मान की भावना बढ़ेगी, सहयोग एवं सामंजस्य होगा, सामाजिक गुण विकसित होंगे। अर्थात ये खेल खेल में लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है, उसके इर्द गिर्द कहीं न कहीं पर ये प्रश्न घूमता है। लेव वाइगोस्की ने खेल खेल में शिक्षा पर बल दिया था और सहयोग में सामाजिक विकास उन्होंने बताया था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक तरीके से होता है। तो उनके सभी तथ्य इसमें मिलते हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हमने कुछ तथ्य बनाए हैं जो अपने खुद के स्पेशल हैं। हम बहुत तेज़ी से उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कई मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट नोट्स हैं, जो अगर आप इन्हें नोट्स को चाहते हैं तो मेरे पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या टाइप में लिख दीजिए यूट्यूब पे, तो हम आपको फ्री में व्हाट्सएप पे कर देंगे। ये बनाए हुए मेरे नोट्स हैं। तो समूह चर्चा, सामूहिक गतिविधियों के अवसर देना, ये सकारात्मक तथ्य होंगे। बच्चों की भूमिका, अभिव्यक्ति, सुगमकर्ता को प्रोत्साहन, निर्माता की। बच्चे की भूमिका सुलभकर्ता, सुगमकर्ता, वातावरण निर्माता का निर्माण की होगी। बच्चे द्वारा स्वयं प्रयास करने के सीखने को प्रोत्साहन, ये सदैव सटीक पॉइंट होंगे। त्रुटियां सीखने का अनिवार्य हिस्सा हैं। अगर बालक गलती कर रहा है तो सीख रहा है। प्रगतिशील शिक्षा, अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर देना, प्रत्येक बच्चे को समान अवसर देना। लैंगिक मुद्दे, समानता वाले प्रश्न सही होंगे। समावेशी शिक्षा में सामान्य व विशिष्ट छात्रों को एक साथ बैठाना उत्तर सही होगा। और बच्चों की सुगरिमा का ध्यान रखना, वास्तविक स्तरानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, विविधता, विविध प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग भी सकारात्मकता के जीवंत उदाहरण हैं। जीवंत उदाहरण, सजीव उदाहरण दोनों सही होंगे। बहुभाषिकता को सदैव संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए सुप्रेरित किया जाए, आंतरिक प्रेरणा प्रदान की जाए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, चिंतन करने वाले प्रश्न, चिंतन करने के अवसर देने वाले और क्रियाकलाप वाले प्रश्न सदैव सही होंगे। बच्चों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना व अवसर देना सही होगा। समृद्धिकरण कार्यक्रम बनाना, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात दैनिक क्रियाकलाप के आधार पर शैक्षिक से शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। सृजनात्मकता, रचनात्मकता को प्रोत्साहन। वास्तविक अपेक्षाएं रखना, सामाजिक अंत्यक्रिया, क्रियाकलापों का अवसर देना और करवाना। कक्षा में लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना। भूमिका निर्वाह के अवसर देना। जिज्ञासा को प्रोत्साहन करना, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण चिंताओं के प्रति सजग, जागरूक, संवेदनशील बनाना। समझ, अनादृष्टि को प्रोत्साहन। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में शिक्षक का रहना ताकि उसके स्तर को समझकर शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सके। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हें महत्व देना। सभी विषयों का समावेश भाषा की कक्षा में। कविता और कहानी सौंदर्य, आनंद, ललित कला जिज्ञासा को पोषण देती है। पूर्व अनुभवों में जोड़कर नवीन ज्ञान की संरचना को प्रोत्साहन देना। चिंतन परंपरा का अवसर देना। परंपरावादी चिंतन, एक विधि चिंतन, अवसारी चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, अपसारी चिंतन, पार्श चिंतन, लैटरिक चिंतन, बहुविध चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, ये अपसारी चिंतन होता है। और अभिसारी चिंतन परंपरागत, एक विधि चिंतन, अभिसारी चिंतन होता है। इसे इन द बॉक्स कहते हैं। थिंकिंग, मस्तिष्क आलोचक, विचार विधि, ये प्रश्न आपके सदैव सही जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहिए, जहाँ पर हम आपको किसी भी अध्यापक संबंधी परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।